Okay, इंशाल्लाह। let's start reading today. All right. अच्छा, रीडिंग जो है ना, there are possibilities that you guys feel like that it's complicated and tough and it's getting difficult to get marks in reading. Because जब आप रीडिंग कर रहे होगे ना, अभी तक हमने जितना भी पीटी किया है दैट वाज काइंड ऑफ मोर टेक्निकल रादर देन शोइंग योर राइट कैलिबर कि मुझे इंग्लिश इतनी आती है, मेरी ग्रामर पे इतनी ग्रिप है और मेरी वोकैब पे इतनी ग्रिप है। रीडिंग एक वो आपका पोर्शन है पीटी का जहां आपको ग्रामर का भी आइडिया होना चाहिए, आपकी वोकैब भी अच्छी होनी चाहिए, एंड ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग, जो कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना, यानी इंग्लिश में आपके सामने कोई पैसेज आ रहा है एंड इफ यू आर रीडिंग इट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर दे ट्राइंग टू से इन द पैसेज। जिस तरह भी हमने ऐसे किया या समराइज रिटन टेक्स्ट भी किया, तो वहां हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं की कि पैसेज में क्या चल रहा है और हम उसको खुद से समराइज करके लिखें। वी वर डूइंग इट टेक्निकली, टेम्पलेट्स मिल गई और आपने इजीली उसको जो है वो कवर कर लिया। फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स until unless we reach the listening part, आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, then we will able to ace our reading. Reading collectively consists of one, two, three, four, and five questions or question types. इसमें से हमने कौन से क्वेश्चन टाइप्स नहीं करने? द वन विद मल्टीपल चॉइस एंड मल्टीपल आंसर्स एंड मल्टीपल चॉइस विद सिंगल आंसर। व्हाई वी skip them is, first of all they take a lot of time. आपका टाइम इतना कंज्यूम होगा कि आपका टाइम इतना ज़्यादा कंज्यूम होगा कि फिर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को टाइम नहीं दे सकोगे पेपर में, बिकॉज ये वो क्वेश्चंस हैं जिनका कोई फिक्स टाइम नहीं आएगा। जैसे कि ऐसे का 20 मिनट्स आया था, इधर आप बेशक 1 घंटे में एक क्वेश्चन टाइप को कवर कर लें चाहे 1 मिनट में कर लें, तो आप स्टक हो जाते हो, बिकॉज स्टूडेंट की साइकी ऐसी होती है। इसलिए हम कहते हैं कि आप इस तरीके से इसको अंडरस्टैंड करो कि ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस विद मल्टीपल आंसर्स एंड सिंगल आंसर्स। इसके इनको स्किप करने के बाद यू आर लेफ्ट विथ 3 क्वेश्चंस। आज जो हमने कवर करना है दैट इज गोइंग टू बी रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स। पेपर में आपको 3 से 4 क्वेश्चंस आएंगे रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स के। ये आपको रीडिंग में मार्क्स देगा बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ रीडिंग एंड इट्स नेम सेज राइटिंग एज वेल। तो पीटी का जो इंटीग्रेटेड मार्किंग सिस्टम होता है, यानी आप स्पीकिंग में आपको रीडिंग में भी मार्क्स मिल रहे होंगे, रीडिंग में आपको लिसनिंग में भी शायद मिल रहे हो, राइटिंग में भी। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स, इट विल गिव यू मार्क्स इन रीडिंग एंड राइटिंग एज वेल। तो जितना अच्छा परफॉर्म करोगे वो रीडिंग में भी मार्क्स देगा और फिर आपको साथ साथ राइटिंग में भी मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद हम करेंगे रीऑर्डर पैराग्राफ्स। इट गिव्स यू मार्क्स ओनली इन रीडिंग, सिर्फ रीडिंग में मार्क्स देगा। पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं। फिर हमारे पास है रीडिंग की फिल इन द ब्लैंक्स। अगेन ये भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं, लेकिन ये भी सिर्फ रीडिंग में मार्क्स देंगी, इसके अलावा और कहीं आपको मार्क्स इसमें से नहीं मिलेंगे। बिफोर दैट हमने रीड अलाउड किया था और समराइज रिटन टेक्स्ट किया था। ये वो दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रीडिंग में मार्क्स देते हैं। तो मतलब आज जो हम कर रहे हैं वो हम रीडिंग का थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं टेक्निकली, और राइटिंग को भी साथ साथ कर रहे हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं समझ आ रहा दैट्स फाइन, दैट्स नॉट योर हेडेक। आप हर क्वेश्चन को अच्छे से परफॉर्म करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, यू आर सॉर्टेड। ज्यादा इसमें डिटेल में कि ओहो ये क्या बोल रहे हैं कि इधर उधर मार्क्स दे रहे हैं, वो समझ आ जाएगा जब आप सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना स्टार्ट करोगे ना, फिर आपको चीजें समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स के पैसेजेस होते कैसे हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। इट्स लाइक दिस। इसको ड्रॉप डाउन भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू these this is basically called as drop down options। ये drop down ऑप्शंस ड्रॉप डाउन, इस पैसेज में आपके पास 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चंस हैं, विच मींस ये पैसेज आपको 4 मार्क्स देगा, नो नेगेटिव मार्किंग। पेपर में आपने सारा अटेम्प्ट करके आना है। टाइम आप कितना दोगे एक पैसेज को? मैक्सिमम ऑफ 1 मिनट, यस, ओनली 60 सेकेंड्स। अगर
इसको बहुत स्ट्रेच करना चाह रहे हो, डू नॉट क्रॉस 190 सेकेंड्स, 1 मिनट एंड 30 सेकेंड्स, दिस इज अ मैक्सिमम। अगर हो रहा है तो वेल एंड ग्रेट है, नहीं हो रहा जस्ट मार्क एनी ऑप्शन यू फील लाइक एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपको, इसमें भी 4 हैं, यू विल गेट 4 मार्क्स। इसमें भी 4 हैं, यू विल गेट 4 मार्क्स। इसमें भी 4 हैं, समटाइम्स 5 भी होते हैं, तो आपको उस हिसाब से उसमें से मार्क्स मिल जाएंगे। टोटल 18 पॉइंट्स मिला के बन जाते हैं। 18 को डिवाइड कर लो। अगर आप देखो चार चार पैसेजेस आ रहे हैं, चार में चार चार ही ब्लैंक्स आ रही हैं, तो वो ऑलमोस्ट 16 to 18 पॉइंट्स बन जाते हैं, किसी में 5 भी आ जाती हैं। टोटल आपके फिल इन रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स 18 पॉइंट्स की आती हैं। तो 18 पॉइंट्स रीडिंग और राइटिंग में मिलेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी होती हैं। अच्छा, हम ना इजी इजी वन से स्टार्ट करेंगे इसको अटेम्प्ट करना। आप जब एपी में इसको प्रैक्टिस करोगे, आपको कई ब्लैंक्स बहुत डिफिकल्ट भी लगेंगी। आपने उस चीज़ से पैनिक नहीं करना कि ये कितनी मुश्किल है। दे आर देयर टू प्रिपेयर यू फॉर द रेनी डेज ओनली। कि जब पेपर में आप अपीयर हो रहे हो, तो पेपर में आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो के अपीयर हो। पेपर में आप यकीन करें बहुत ज़्यादा इजी ब्लैंक्स भी आती हैं समटाइम। मोस्टली बच्चे घबरा रहे होते हैं रीडिंग से और मुझे आ कहते हैं मैडम रीडिंग तो सबसे आसान आया था। ठीक है, तो आपने प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन से नहीं घबराना, आपने प्रैक्टिस लास्ट में ही करनी है। और उसके साथ जो चीज़ें आप ड्यूरिंग द प्रैक्टिस सीख रहे होंगे, वो आपने इस तरीके से लर्न करनी है कि वो आपको 5 से 10 दिन के बाद भूले मत। अब वोकैबलरी इसी तरीके से इम्प्रूव होगी। जो ग्रामर आपने अगर ये आज सॉल्व किया पैसेज, उसमें 5 क्वेश्चन हैं, और 5 क्वेश्चन में से अगर आपने कहीं कोई वोकैबलरी का वर्ड सीखा है या कोई ग्रामर का रूल सीखा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो नेक्स्ट पे जाने से पहले आप भूल चुके हो। अब वोकैबलरी अलग से मैं आपको बोल दूं कि लर्न करना स्टार्ट कर दें, वो एक आपके लिए एक बर्डन हो जाएगा, और वो आप करेंगे भी नहीं। बिकॉज वो इस तरीके से मेरा नहीं ख्याल कि आप रट्टे मार के वोकैबलरी याद कर सकते हैं। जो वर्ड आपने सीखा है, आपको लग रहा है कि इसका क्या मीनिंग है, हॉप ऑन टू द एआई, हॉप ऑन टू द गूगल, फौरन से जाएं, उसको सर्च करें, उसका मीनिंग देखें। इस तरीके से जब आप वोकैब सीखते हैं, दैट गेट्स सेव्स इन योर मेमोरी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम्स। ठीक है, अपनी कोई तो छोटी सी डायरी बना लें, उसके बैक साइड पे वर्ड्स लिखते जाएं। नहीं भी आएंगे वो वर्ड्स आपके काम, स्टिल आपकी ओवरऑल जो है वो इम्प्रूवमेंट आएगी इंग्लिश में। ओके, अब हम सॉल्व कैसे करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को। दो पैटर्न्स होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करने के, एक ग्रामेटिकली होगा और दूसरा होगा कॉन्टेक्चुअली, यानी लॉजिकली जिसको कहा जाता है। कई ब्लैंक्स ऐसी होंगी जो ग्रामर की बेस पे सॉल्व हो रही होंगी, और कई ब्लैंक्स ऐसी होंगी जो कॉन्टेक्स्ट और लॉजिक के बेस पे सॉल्व हो रही होंगी। यानी वहाँ फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ड्रिंक वाटर, या फिर आप कह लो दूसरा ऑप्शन है ड्रिंक टी। अब आपको पता है कि ड्रिंक टी नहीं होता, ठीक है, दैट इज कॉलोकेशन, फिक्स्ड है, हमेशा टेक टी होता है। अब ये ग्रामेटिकली आपने सॉल्व की है। इस तरह से बड़े ऑप्शंस आएंगे, जब आएगी कोई ऐसी ब्लैंक तो मैं आपको दिखाऊंगी कि अब आप कहोगे कि लॉजिकली तो यही आंसर इसको सबसे ज्यादा सूट कर रहा है। तो वहाँ सिर्फ आपका लॉजिक आपको हेल्प करेगा, आपकी शेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश कि आप पढ़ते आ रहे हो, आपने बुक रीडिंग की हुई है, तो आपको पता है कि ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो इस ऑप्शन के साथ जा रहा है या ये ऑप्शन इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर के साथ बेस्ट जा रहा है। तो फिर हम सॉल्व करते हैं द मोस्ट सूटेबल आंसर टू द ब्लैंक। कुछ इसमें आएंगी, ग्रामर के पॉइंट्स भी आएंगे, हम उनको भी डिस्कस करेंगे, बट स्टार्ट हम डायरेक्ट पैसेज से करेंगे और उसको लेके चलेंगे, आपको खुद ही चीज़ें समझ में आती जाएंगी। जहाँ कोई ग्रामर का पॉइंट होगा मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। दिस पैसेज इज अबाउट ड्राई लिप्स। ये इजी था तो मैंने इसको अभी सिलेक्ट किया है ताकि हम इजी से स्टार्ट करें, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, फिर हम जो है वो इसको कॉम्प्लिकेटेड की तरफ चले जाएंगे। To save your time, to save the time in paper as well, the best way is to skim the passage
स्किम का मतलब है हर वर्ड पढ़ना जरूरी नहीं होता. यू ओनली रीड फ्यू थिंग्स टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट बेसिकली दे आर ट्राइंग सेइंग इन द पैसेज. पैसेज की पैसेज में किस चीज की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, कोई नॉर्मल से टॉपिक पे डिस्कशन हो रही है, वो एक समझने के लिए बस हम स्किम करते हैं, ताकि हमें समझ लॉजिकली तो पता चले ना बात क्या चल रही है. समटाइम्स आपको वो भी नहीं समझ आ रहा, तो फिर आप स्टार्ट करते हैं हमेशा ब्लैंक से थोड़ा सा पहले, सो दैट आप ब्लैंक का ऑप्शन सिलेक्ट कर पाएंगे. अच्छा, थोड़ा सा रीड करेंगे तो समझ आएगा. अगर नहीं, इससे भी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो पा रही है, देन यू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द स्टार्ट. अभी जो हम करेंगे, बिकॉज वी आर इट्स फर्स्ट डे, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रीडिंग एंड राइटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स. तो वी विल गो इन द डिटेल्स, कि पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे समझने की. लेकिन इसको कट डाउन करोगे पेपर में, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपकी ग्रिप हो जाए और आप डायरेक्ट सिर्फ पढ़ो, इंक्लूडिंग न्यूट्रिएंट. न्यूट्रिएंट रिएक्शंस, पाथवेज, फोर्सेस. अच्छा, डेफिशिएंसीज, न्यूट्रिएंट तो मोस्टली डेफिशिएंसीज होती हैं. तो डेफिशिएंसीज, दिस इज द वे दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि फास्टली इसको कैसे करना है. बट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट. Thus, passages about dry lips are common problem that can have various causes. They're basically talking about a problem and which is a dry lips, और उसके causes की बात कर रहे हैं. उसमें बोल रहे हैं medications की वजह से, मौसम की वजह से, या दूसरे कुछ factors की वजह से dry lips जो हैं वो cause होते हैं. अब मल्टीपल ऑप्शंस रीजंस उन्होंने दिए हैं. एक रीजन उसने आपके लिए छोड़ दिया है कि न्यूट्रिएंट से लिंक्ड है वो चीज. अब अगर मैं ग्रामेटिकली आप लोगों को ये बताऊं कि ग्रामेटिकली यहाँ क्या आना चाहिए था, तो हम एक पैरेलल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, जिसका मतलब होता है कि अगर मेडिकेशंस प्लूरल में जा रहा है ना, तो हमारा जो स्टार्टिंग है वो भी प्लूरल होना चाहिए. और अगर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन सिंगुलर होता, तो हमारा जो पैरेलल स्ट्रक्चर आता वो हर वर्ड लिस्ट में सिंगल. जैसे टेबल, चेयर, सोफा. टेबल्स, चेयर्स एंड सोफा, दिस इज समथिंग अ पैरेलल स्ट्रक्चर. अब ग्रामेटिकली आपका अगर एक ऑप्शन यहाँ प्लूरल में होता, तो आप डायरेक्ट उसको सिलेक्ट करते. कि ग्रामेटिकली पैरेलल स्ट्रक्चर एक होता है जहाँ पे हम ना सिर्फ प्लूरल्स या सिंगुलर्स के साथ जाते हैं. तो अगर मैं नेक्स्ट मेरा प्लूरल में, तो सिर्फ मैं प्लूरल वाला सेलेक्ट करूंगी. बट व्हेन यू सी ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर इन प्लूरल, नाउ व्हाट टू डू विद दिस. अब क्या करें नाउ. द लॉजिक विल हेल्प यू. आप हमेशा से जो चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं वो आपको हेल्प आउट करेंगी. न्यूट्रिएंट की बात हो रही है. न्यूट्रिएंट्स की कोई फोर्सेस नहीं होती हैं, न्यूट्रिएंट्स के कोई पाथवेज नहीं होते हैं. और अगर हम कॉन्टेक्स्ट को समझें, तो उसका कॉज वो कहना चाह रहा है कि न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज की वजह से न्यूट्रिएंट के कोई रिएक्शंस नहीं हो रहे. न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज की वजह से मेडिकेशंस, कुछ दवाइयां लेने, वेदर और अदर फैक्टर्स की वजह से हमारे जो लिप्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं. So we started with the grammar, but then we came to know that grammar is not going to help us to cut out the other options. सारे ही plural में हैं. Then अब फिर हमने logic की help ली, हमने context की help ली. क्योंकि causes हैं तो obviously कोई किसी चीज से हो रहे हैं, तो वो nutrient deficiencies की वजह से हो सकते हैं. Is that clear? यस मैम। मैम, जिस तरह आपने ये चारों में सिलेक्ट किया है, हम्म. इस तरह पेपर में भी ये चार ऑप्शंस होंगे और हम इनमें हम्म. से कोई सिलेक्ट करेंगे अपनी ग्रामर या अपनी हम्म. समझ के लिहाज से। हम्म. ठीक है। मतलब कि खुद से हमने वर्ड नहीं लिखना, हम्म. दिए होने हैं उनमें से सिलेक्ट करना है। यस, एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट. अब हम ना इस वाली लाइन को छोड़ देते हैं फॉर नाउ. अगर पेपर में हम टाइम सेव करना चाह रहे हैं, जी। हम डायरेक्ट ब्लैंक से स्टार्ट करते हैं. जी। आगे कह रहा है कि दीज न्यूट्रिएंट्स मे लीड टू ड्राई. मतलब अब ये न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज हुई. जी। अब उन्हीं को कैरी ऑन किया जा रहा है कि अच्छा, यही न्यूट्रिएंट्स है ना, लीड टू, वजह बनते हैं ड्राई, चैपी, इन्फ्लेम्ड और मैम, इसमें खराश. आ लैक ऑफ आएगा ना? एग्जैक्टली, कमी. अब आप कहो कि नन ऑफ मच ऑफ दीज न्यूट्रिएंट, मच तो आ नहीं सकता है ना. हम जी। कमी डेफिशिएंसीज की बात कर रहे हैं.
तो आप कहो कि लिटिल मैम कम उससे भी तो पहले आ उन्होंने सकता है। नाम मेंशन किए हैं ना, उससे पहले उन्होंने नाम मेंशन किए हैं, दैट्स वाई फिर कमी की बात ही करेंगे तो कमी की आगे बात ये करें। चीज चलेगी ना। अब यहाँ पे आप कहो कि लिटिल भी तो आ सकता है, उसको भी तो कम कहते हैं। वो लिटिल जो होता है ना, वो अमाउंट होती है, कम ज्यादा, वो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। यहाँ पे जो फ्रेज है उसके साथ आपका अ लैक ऑफ, कि इन न्यूट्रिएंट्स की कमी, बस आगे मत पढ़ें, छोड़ दें सारा, बिकॉज हमें साथ साथ टाइम को भी सेव करना होता है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इफ ड्राई लिप्स परसिस्ट। अच्छा, परसिस्ट का मीनिंग क्या होता है? कोई आइडिया? ओवर टाइम। छोड़ दें, परसिस्ट नहीं समझ में आ रहा। परसिस्ट का मतलब है लॉन्ग टर्म के लिए एक चीज होती जा रही है, होती जा रही है। अगर ड्राई लिप्स परसिस्ट कॉन्टिन्यूसली रहेंगे और ओवर टाइम होते रहेंगे, तो इट्स एडवाइजेबल कि गो एंड सी अ डॉक्टर। अब क्या होगा? ड्राई लिप्स वेरी ओवर टाइम। वेरी का तो मतलब है उनकी टाइप्स चेंज होती जा रही हैं। अब ड्राई लिप्स इज अ ड्राई लिप, वो छोटे बड़े लिप्स हो रहे हैं, कभी ये हो रहा है, कभी कम ड्राई कभी ज्यादा, इस तरह नहीं होता। ड्राई लिप्स का कोई चैनल होता है? क्या हम कहते हैं कि ड्राई लिप्स चैनल ओवर टाइम, कभी सुना है? तो डिमांड। इसमें डिमांड नहीं जाएगा? इफ ड्राई लिप्स परसिस्ट और डिमांड करते हैं ओवर टाइम, क्या चीज डिमांड कर रहे हैं? डिमांड करना तो सीक करना है ना, कि गिव मी दिस। डू ड्राई लिप्स डज दैट? नो। फिर वर्सन। वर्सन का क्या मतलब होता है? बदतरीन। एग्जैक्टली exactly, बुरा और ज्यादा, वर्स, मजीद खराब होता जा रहा है। अगर ग्रामेटिकली इसको देखना चाहो तो यहाँ पे जो वर्ड परसिस्ट है, दिस इज अ वर्ब हेयर। वर्ब का मतलब जो काम हो रहा है, मतलब वो कॉन्टिन्यूसली ड्राई रह रहे हैं। और अब जहां एक वर्ब आया है ना, दूसरा भी वहां वर्ब ही आएगा। वर्सन का मतलब भी वो मजीद बुरे बुरे बदतर होते जा रहे हैं। अब वर्सन यहाँ बेसिकली एडवर्ब है, यानी वर्ब को भी उन्होंने उसके अंदर मजीद एम्फसाइज कर दिया, एडवर्ब बना दिया कि बहुत ज्यादा खराब। अब ड्राई लिप्स परसिस्ट कंटिन्यू है और मजीद खराब हो रहे हैं, वर्सन ओवर टाइम। तो इट इज एडवाइजेबल कि आप डॉक्टर से मिलें, और ठीक है, बाकी सब छोड़ दें। अब हमारी यहाँ पे ब्लैंक एक आ गई है, तो हम इस लाइन को एक बार पढ़। हेल्थ केयर प्रोवाइडर डिटर्मिन द अंडरलाइंग कॉज, वो जो भी आपके रीजंस होंगे ड्राई लिप्स के, प्रिस्क्राइब करेगा आपको प्रॉपर मेडिकेशन, और क्या करेगा, और कॉम्प्लीमेंट करेगा क्या आपको, कि वाह बहुत अच्छे कर। सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स, क्योंकि हम न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, हमारा पूरा पैसेज ही इस बारे में है, तो वो सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब करेगा। ना तो डॉक्टर आपको एलिमेंट्स देता है, ना ही कोई लेबल्स देता है, ना कॉम्प्लीमेंट्स, वो आपको सप्लीमेंट्स देता है। सो हेयर दिस इज अ कॉन्टेक्स्ट, दिस अ लॉजिक, common sense. By following these steps, one can keep their lips dash and healthy। मतलब अब वो रिकवरी पे जा रहे हैं, तो उस टाइप का कोई ऑप्शन होगा, हमने ड्रॉप डाउन किया। One can keep their lips suitable, moist, humid, conscious। मैम मोइस्ट आएगा? एग्जैक्टली, मॉइस्ट। कॉन्शियस, बेहोश नहीं हो गए थे कि वापस होश में आ गए। ह्यूमिड का मतलब ह्यूमिडिटी होता है, जो हवा में ह्यूमिडिटी होती है। हमारे लिप्स ह्यूमिड नहीं होते, हम नॉर्मली भी बात करते हैं कि मॉइस्ट लग रहे हैं या जो भी है। तो यहाँ पे लिप्स, क्योंकि ड्राई लिप्स हमारा पैसेज है, तो वो इन सब मेडिकेशंस के बाद वो हेल्दी होंगे और साथ क्या हो जाएंगे, वो मॉइस्ट हो जाएंगे। This is how you solve your fill in the blanks. Now tell me, अब आपको कितने मार्क्स? 5 मार्क्स होने मैम चाहिए इनके इसके। लिए पेपर में टाइम कितना होगा? कोई फिक्स टाइम नहीं होगा पेपर में, आप पर डिपेंड करेगा। आप बेशक 10 मिनट में कर लें, मैंने आपको बता दिया कि आप इसको 1 मिनट में करेंगे। आपकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा होनी चाहिए। आप
कि मल्टीटास्किंग, आप रीड कर रहे हैं, फौरन से ड्रॉप डाउन कर रहे हैं, वर्सन लगा के देख रहे हैं, डिमांड चैनल वेरी, ओके वर्सन सिलेक्ट किया, दैट्स इट। कुछ पैसेजेस इस तरह होंगे जहां आप स्टक हो जाएंगे, आपको ना तो मीनिंग पता है उन चीजों का, कुछ नहीं पता। तो स्टक नहीं होना, विद इन 1 मिनट अगर समझ आ जाती है चीज तो दैट मीन्स वही राइट आंसर है। if you are not able to understand कि what is the right answer in the first 60 seconds, उस पे बेशक आप 1 घंटा लगा दो, वो आपसे नहीं होगा। तो ये बहुत ही सिली एक डिसीजन होगा टू वेस्ट योर 5 to 6 minutes ऑन वन पैसेज। जो होता जा रहा है उसको सॉल्व करो मैम फटाफट। पेपर में ये 4 पैसेज आएंगे? 4 से 5 पैसेजेस आएंगे बिल्कुल। और भी मतलब जितने अंदर ब्लैंक्स होंगे उतने नंबर होंगे एक के? उतने मार्क्स होंगे जब आप एपी यूनि पे इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, आपने ऐसे सॉल्व किया। स्टार्टिंग में आप टाइम का ध्यान मत रखें, कितना टाइम लग गया हमें 14 मिनट्स। स्टार्टिंग में चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, उसके बाद फिर आप आए टाइम मैनेजमेंट पे, और उसके साथ साथ आप अपने कि कितना मेरे आंसर जो हैं वो करेक्ट हैं और इनकरेक्ट। जब आप एपी में इसको कर रहे होगे तो आपने वंस यू आर डन विद सॉल्विंग द क्वेश्चंस देन सबमिट द आंसर्स, और उसके बाद आप देख लें कि आपके कितने ऑप्शंस राइट हैं। सो ऑल आर राइट, ग्रेट जॉब। दिस इज योर रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स। मोस्टली यहाँ पे हमने चूज किया है, यहाँ एक वर्ब का फैक्टर यूज हुआ था, सॉरी ग्रामर का, वर्ब एंड वर्ब। और यहाँ एक ग्रामर का माइनर फैक्टर यूज हुआ था, दैट इज अ पैरेलल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। बट स्टिल जो था लॉजिक दैट ओवरकेम, कि लॉजिकली आपने आंसर्स मार्क किए। समझ आया कुछ व्हाट इज रीडिंग एंड राइटिंग? अब जैसे कि ये है एक, अब ये आप सॉल्व करेंगे अभी। जब आप करते जाएं तो फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट ब्लैंक को ड्रॉप डाउन कर दूंगी। मैम फर्स्ट में डिटरमाइन जाएगा? इसमें मैम सेकंड फर्स्ट वाला जाएगा नहीं? एक सेकंड, इक्विवेलेंट थर्ड जाएगा। इसमें दैट दे कैन बी obtained, मैम obtained। To reflect about the working to keep up balance intake of university the building। ओके, 2 मिनट्स, ठीक है कर दूं सबमिट? यस मैम। वेरी गुड। बट एक आपका रॉन्ग हुआ है। वो हाउ दे शायद अकेला जाना था। However, higher protein consumption may be beneficial for some individuals, particularly those who, जो that होता है ना, अच्छा that अच्छा। mostly comes with non-living things. That book, that table, whose book, किसकी? सो हम जब इंडिविजुअल्स को, किसी पर्सन को रेफर करता है तो हम हु यूज करते हैं। और अगर आप बात करो तो यहाँ ये यूज हो रहा है कि पर्टिकुलरली वो जो इंगेज होते हैं। अगर आप इसको रीड कर रही होती, जी पर्टिकुलरली जी दोज मैम। हु
ये आपने जिस वो एक थोड़ा सा जल्दी में कर लिया, वरना ये आपका ठीक होना था। तो दैट, दैट ये तो आना नहीं था, बिकॉज दैट अगर हम किसी जी। नॉन लिविंग को रेफर कर रहे होते तो दैट आता। हु, दोज हु, वो जो इंगेज होते हैं इन एक्टिविटीज में। परफेक्ट, गुड जॉब। जी मैम ठीक है। ओके, अब मैं आपको कुछ चीजें बतानी है। चलें, वो मैं आपको जब एक पैसेज आएगा ना उसी के आपने थ्रू। कल बोला था कि मैंने पूछा था राइटिंग वाला हम्म। कि कंप्लीट हो गया, तो आपने बोला था कि नहीं कल बताऊंगी। तो हाँ, राइटिंग में तो दो ही चीजें नहीं थी कि ये भी आप राइटिंग में इंक्लूड करना चाह रही थी? ये राइटिंग में इंक्लूड होना था। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये राइटिंग में मार्क्स देगा। आपको देखने को लग रहा है कि राइटिंग कंप्लीट हो गया, बिकॉज राइटिंग के जो इट्स सेल्फ कंपोनेंट्स हैं वो दो ही हैं। लेकिन पेपर में आप ये दो वही ना। अटेम्प्ट जी। करके आओगे तो आपको 90 में से बहुत कम मार्क्स मिलेंगे। 15 पॉइंट्स इसके थे, 7 इसके थे। तो आप बना लो 15, 22 बन जाते हैं। तो 22 पॉइंट्स जी। है बाकी। ये रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक से मिलेंगे। इसके बाद आपको मिलेंगे ए, बाकी मैम वो फिर आगे रीडिंग और लिसनिंग में कवर हो जाएगा ना, जो इसके बाकी मेन पॉइंट्स हैं वो या सारे आप जिस इधर दिन करवा देंगी। आपका राइटिंग ये कवर आपने बोला था। हो गया, उस दिन मैं आपको बताऊंगी कि आज आपका राइटिंग कवर हो गया। ठीक है मैम। अब आप स्टार्टिंग से एक कर लें। ओके, सो दिस इज अ हार्ड वन। थोड़ा उनके हिसाब से ये मुश्किल है। दिस पैसेज इज अबाउट सर्कुलर टाइम। ठीक है, द टाइम दैट कीप्स कमिंग एंड गोइंग। अब हम देखते हैं यहाँ पे ग्रामेटिकली क्या यूज होगा और लॉजिकली यूज होगे या क्या। लेट्स सी। वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट प्लान। ड्रॉप डाउन कर लो इसको। Each of us is born into and raised in a particular time world, an environment with its own dash to which we entertain ourselves. आप मुझे बताएंगे इसका आंसर। इंक्लिनेशन का मतलब होता है इंक्लाइन। अगर आपने कभी बुक्स में पढ़ा हो कि वो हिल है और उसकी जो टॉप है दैट इज इंक्लाइंड, मतलब चोटी की तरह होता है। ढलवान को बोलते हैं। अब हम ना यहाँ बात कर रहे हैं सर्कुलर टाइम की, और वो ये कहना चाह रहा है कि हर कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे पैदा हो रहा है और ब्रॉट अप हो रहा है। एक एनवायरनमेंट जिसका अपना एक डैश मैम ओन। एरिया ना ही आएगा? एनवायरनमेंट जो होता है ना वो ओपन चीज है, मतलब एनवायरनमेंट, माहौल। अब माहौल, एरिया एक स्क्वायर का एरिया होता है। शेप भी एक किसी पर्टिकुलर चीज की। आपने कभी इन्वायरमेंट की शेप देखी है? आपने कभी किसी इन्वायरमेंट का एरिया मेजर किया है? नो। आपने कभी किसी ये सुना है कि इन्वायरमेंट की ढलवान होती है, या वो स्ट्रेट होता है, या वो हॉलो होता है, या वो सर्कुलर होता है? सुना है? दैट इज समथिंग जो कि यू कैन नॉट सी विद नेक्ड आइज। आपको माहौल एक बस बनाया कि आपके इर्द गिर्द का माहौल है। रिदम। अब समटाइम्स अगर नहीं समझ आ रहा कि यार राइट आंसर क्या है, ट्राई टू एक्सक्लूड द रॉन्ग वंस, कि जो तो हो ही नहीं सकते। उनको जब आप कट डाउन करते हो ना तो आपकी चांसेस बढ़ बढ़ जाते हैं कि मेरा ये ऑप्शन जो है वो ठीक हो सकता है, ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो मैंने एक्सक्लूड किए हैं वो मैंने 3 ऑप्शंस एक्सक्लूड किए, और मेरे पास रिदम जो है, आई आई एम लेफ्ट विद रिदम। अब वाई रिदम इज राइट आंसर? based on the context and the ideas that are being delivered in this passage, they are talking about circular time, जो आता रहेगा जाता रहेगा, और वो एक environment की बात कर रहे हैं, obviously फिर वो भी आता जाता रहेगा। रिदम का मतलब होता है रिदमिक मूवमेंट। यानी आपने सुना होगा रिदमिक मूवमेंट्स, एक प्रॉपर ऐसे ऐसे ऐसे, कभी अच्छा एनवायरनमेंट, कभी बुरा एनवायरनमेंट, कभी हैप्पी, कभी सैड, कभी प्लेजेंट। तो एनवायरनमेंट जिसका अपना रिदम होगा। और यहाँ वर्ड जो रिदम है ना, ये कोरिलेट कर रहा है हमारे टॉपिक से भी, कि ये हमारा टाइम अगर सर्कुलर है तो फिर एनवायरनमेंट जो है वो रिदमिक है। अंडरस्टूड?
अब यहाँ पे हेल्प जी किया मैम। हमारे पैसेज ने। इस चीज का जी आइडिया हमें आज से पहले नहीं था, अभी पता चला, तो फिर हमने क्या किया, हमने फिर पैसेज के आइडिया को समझने की कोशिश की कि वो किस जोन में बात कर रहे हैं। जी। आफ्टर दैट सर्टेन कल्चर्स हैव रिलेटेड टू टाइम। अब कल्चर्स इन्वायरमेंट पे आया, अब कल्चर्स पे आ गया। जो कल्चर्स हैं वो टाइम के साथ रिलेट कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं टू टाइम एज अ डैश फिनोमेना, एक पर्टिकुलर फिनोमेना में। एडजेक्टिव हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है साइक्लिकल। सर्कुलर से ये भी रिलेट कर रहा है और रिदम से भी रिलेट कर रहा है। ट्रू। हम इसको ओ, ओ, हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। क्या आपके कल्चर्स और आपका टाइम रिसाइकल होता है? बेशक हम सर्कुलर टाइम की बात कर रहे हैं नो जो मैम। आता जाता रहेगा, लेकिन रिसाइकल का मतलब होना है उस चीज को टाइम बिल्कुल रिसाइकल नहीं होता। एग्जैक्ट शेप में वापस ले आना। अक्टूबर, अगर ये जुलाई चल रहा है या जून चल रहा है, तो पिछले साल भी जून था, लेकिन दिस जून इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। तो रिसाइकल तो नहीं हो रहा टाइम। क्या हमारे कल्चर्स एक साइलेंड्रिकल, साइलेंड्रिकल अगेन इन्हीं ऑप्शंस की तरह एरिया शेप, यानी किसी हॉलो चीज के एरिया को साइलेंड्रिकल बोलते हैं? क्या साइलेंड्रिकल आएगा? नो मैम। नो। अब क्योंकि ये इसका भी एरिया और शेप होती है। एग्जैक्टली अब बचा कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब होता है आसान। अगर यहाँ कन्वेंशनल बेशक आ सकता था, लेकिन अगर हमारे टॉपिक का कॉन्टेक्स्ट सर्कुलर टाइम ना होता, तो यहाँ कल्चर्स भी टाइम के साथ फिर साइक्लिक पैटर्न में ही जुड़े हुए हैं। और जैसे कि जी इन्वायरमेंट रिदम रिदम में है एक, अब ऑब्वियसली एक साइक्लिक पैटर्न ही है। पर्टिकुलर कल्चर्स हैं वो पर्टिकुलर टाइम पे ही आते हैं। रिसेंटली अगर एक आपका कल्चर का पार्ट है कुछ, आप जो सेलिब्रेट करते हैं वो एक साइक्लिक टाइम में है ना, टाइम के साथ के पर्टिकुलर टाइम के बाद ये टाइम स्टार्ट हो जाता है, ईद होगा, मुहर्रम होगा, तो दीज आर टाइप ऑफ कल्चर्स या जो भी आप कह लो। द होल ऑफ एग्जिस्टेंस गोज अराउंड the cycle of the dash of planting and harvesting, the daily return of sun। मतलब प्लांट करने का, हार्वेस्ट करने का, सूरज के आने जाने का, पैदा होने का एक प्रॉपर साइकिल हर चीज है, वो साइकिल में घूम रही है। लेकिन द साइकिल ऑफ द डैश ऑफ प्लांटिंग, यहाँ लिंक किया गया है प्लांटिंग और हार्वेस्टिंग से किसी चीज को, क्योंकि ऑफ द, ऑफ हमेशा लिंक करता है, साइकिल को लिंक कर रहा है इस चीज के साथ। अब देखना है कि नाउन यहाँ हमारी फ्रेज का नाउन क्या होगा, कि जिसको प्लांट करना है या हार्वेस्ट करना है। द साइकिल ऑफ द, बताएं क्या आंसर होगा इसका? अरेंजमेंट होगी, प्लांटिंग और हार्वेस्टिंग की अरेंजमेंट और उनका साइकिल। अरेंज करने का क्या साइकिल होता है? पीरियड्स होगा कि पर्टिकुलर पीरियड्स में प्लांट करे और हार्वेस्ट कर रहे हो। मैम, मुझे लगता है डेज आना है या सीजन आना है। हार्वेस्टिंग और प्लांटिंग डेज में होती है या सीजनल होती है? मैम सीजनल होती है, सीजनल। हार्वेस्टिंग तो सीजनल होती है बिल्कुल। यस, सीजन्स। इन सर्कुलर टाइम देयर इज नो प्रेसिंग। क्योंकि सर्कुलर टाइम है, प्रेसिंग का मतलब है कोई चीज जिसपे दबाव हो, प्रेसिंग इशू, प्रेसिंग पॉइंट, टू अचीव न्यूनेस, अचीव करने का कोई मकसद नहीं है। ठीक है, क्योंकि टाइम सर्कुलर टाइम है। द मोर देन इज नीडेड टू, बाकी सारी चीजें छोड़ दें। आर योर ऑप्शंस आर इन सर्कुलर टाइम देयर इज नो प्रे, अब आप मुझे इसका आंसर दें। नीड। देयर इज नो प्रेसिंग नीड, इसके अलावा क्या हो सकता है? टू अचीव एंड क्रिएट।
इसके अलावा कट। अपने प्रेसिंग ऑप्शंस मुझे बताएं, कौन से पॉइंट्स आप कर्व। कैंसिल कर सकते हैं। देर इज नो प्रेसिंग, जरूरत। चार आपने सॉल्व कराए हैं, इनको सबमिट कर लें। और आपके ऑप्शंस बिल्कुल ठीक हैं। I'm just trying to confuse you, but if you feel like that this is a right option, go with that. कोई pressing, कोई दबाव नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। Pressing need, there is no pressing need. जरूरत ही नहीं है हम अचीव करें न्यूनेस को। That is how you solve your reading fill in the blanks. Because they are a bit complicated. तो आज के लेक्चर में हम इसको यहीं तक रखेंगे। हम हर चीज, अगर आज मोस्टली मुझे लगता है कि कॉन्टेक्स्ट की बेस पे सॉल्व हुई है, तो हम इनका एक और लेक्चर रखेंगे जहां पे फिर हम वो वाले, आई विल फाइंड आउट कि कौन सी ऐसी ब्लैंक्स है जहां हम ग्रामर को ज्यादा यूज कर सकें, ताकि मैं आपको ना अ, अलग से जब समझाऊंगी ना ग्रामर, तो वो नहीं आपको इतनी समझ में आएगी, आप फौरन भूलेंगे। हम जब सॉल्व करते करते साथ साथ सीखेंगे, तो वो फिर ज्यादा आपको ना लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगी। ग्रामर में कुछ चीजें हैं जो यहाँ यूज होंगी, बट उसको हम आज नहीं करेंगे, उसका हम एक अलग लेक्चर रखेंगे जहाँ पे हम पीटीआई, रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसमें एक्टिव पैसिव वॉइस हो सकते हैं, कोलोकेशंस हो सकती हैं, या वी विल सी दैट। ठीक है, तो फॉर टुडेज लेक्चर दैट्स इट। अब मुझे बताएं कोई कंफ्यूजन है कि नहीं है। दे आर इजी, दे आर फन टू डू। समझने की कोशिश करो उसको, पैसेज में क्या कहा जा रहा है, उनकी बात करने का क्या मकसद है, आप इजीली इसको जो है वो सॉल्व कर लेते हो। That's about it for today's lecture. Try to practice at least 10 by today. Any question? नो मैम, सॉल्व करके कल आपको बताएंगे। Yes, perfect.